नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 नवंबर सन 2025। आज 25 नवंबर के दिन विवाह पंचमी है। इस दिन भगवान श्री राम और सीता के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भी याद किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, विले पार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख खान पहुंचे। हरियाणा से गुरु तेग बहादुर पर सिक्का रिलीज करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज 2.5 घंटे कुरुक्षेत्र में रहेंगे मोदी। सिर्फ सीएम सैनी की होगी स्पीच। 4 महीने बाद भी जारी नहीं हुआ हरियाणा सीईटी रिजल्ट, इंतजार में हैं लाखों युवा। कैंसर मरीजों के लिए दिल्ली एम्स से आई अच्छी खबर, अब सर्जरी के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। किसानों पर महंगाई की मार, ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण फीस में हुई 10 गुना तक बढ़ोतरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भारत की शालीनता उसकी कमजोरी नहीं। पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर से मुंह तोड़ जवाब दिया। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को दोहराया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश। सोनीपत में कहा, लगातार बढ़ रहे हैं अपराध। जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें CJI पद की शपथ ली। SIR, तलाके हसन समेत 8 मामलों की करेंगे सुनवाई। इथियोपिया की हेलीगुब्बी ज्वालामुखी में 10,000 साल बाद विस्फोट हुआ। 15 किलोमीटर ऊंचा गुबार उठा, भारत तक राख आने की आशंका। पाकिस्तान बोला, राजनाथ का बयान भड़काऊ। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा था, आज सिंध भारत से अलग है, हो सकता है कल वापस आ जाए। और बांग्लादेश ने फिर से शेख हसीना को भेजने की मांग की। 1 साल में तीसरी बार चिट्ठी लिखी, अब तक भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड का असर गहराता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के खत्म होने के बाद से एक बार फिर तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सबसे कम तापमान हिसार में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक रात का तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं 27 नवंबर से बादल छाएंगे, जिससे दिन में भी ठंड बढ़ेगी और तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 28 नवंबर तक हरियाणा में मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेंगी। तो वहीं 27 और 28 नवंबर को बादल छाने और बूंदाबांदी के साथ बारिश की संभावना है। हरियाणा में इस सप्ताह दिन का तापमान सामान्यतः 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि रात का तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। आज हरियाणा में गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती के अवसर पर पूर्ण अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी और निजी स्कूलों में आज छुट्टी रहने वाली है, लेकिन हायर एजुकेशन में छुट्टी न होने के कारण कॉलेज खुले रहेंगे। सरकार का यह निर्णय गुरु तेग बहादुर सिंह के महान त्याग और बलिदान की परंपरा को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से लिया गया है। उनका शौर्य, निर्मलता, दया और सर्वदा भला के प्रति अटूट समर्पण पीढ़ियों को रास्ता दिखाता रहेगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से 7 मार्च 2025 को SCERT गुरुग्राम के डायरेक्टर को जारी पत्र के अनुसार 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर पहले से ही लोकल हॉलिडे घोषित किया हुआ है। आज कॉलेज एवं अन्य संस्थानों में इस दिन कोई अवकाश नहीं होगा। किसानों को महंगाई का एक और जोरदार झटका लगा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने आरोप जताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के शुल्क में 10 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पहले रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की फीस 1080 रुपए लगती थी, लेकिन अब 10,485 रुपए देने होंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार के इस फैसले को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण फीस में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार इस तरह के बेतुके फैसले लेकर किसान विरोधी होने का प्रमाण समय समय पर देती रहती है। बीजेपी की किसान विरोधी मानसिकता का ताजा उदाहरण है कि सरकार ने किसान के ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराने पर शुल्क में 10 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा को एक बात अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये वही किसान और उसका साथी ट्रैक्टर है जिसकी बदौलत कोविड महामारी जैसे संकट के समय जब सभी उद्योग और व्यापार बंद हो गए थे, तब कृषि ही अकेला ऐसा क्षेत्र था जिसने देश को गर्त में जाने से बचाया था।
बीते 26 और 27 जुलाई को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित की गई थी। परीक्षा को हुए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। सभी युवा अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि 5 साल के दौरान 2 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी ये घोषणा लिखी हुई थी। इसी के चलते 17 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण समारोह के बाद तकरीबन 24,000 पदों का परिणाम हरियाणा एसएससी ने जारी कर दिया। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले से ही चल रही थी। खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि सरकारी पदों पर भर्ती जल्द से जल्द हो और बिना किसी बाधा के तेज गति से चलती रहे। बता दें कि अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया गति नहीं पकड़ पाई है। अभी तक जो भी चयन सूचियां जारी हुई हैं, उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से ही चली आ रही थी। अभी तक कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है। जब तक सीईटी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा एसएससी द्वारा एनुअल कैलेंडर भी जारी किया जाएगा, जिसमें सारी जानकारी उपलब्ध होगी कि कौन सी भर्ती किस समय होगी और कितने पदों पर भर्ती होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित एम्स के कैंसर सेंटर में सर्जरी का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यहाँ इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल में जल्द ही दूसरी रोबोटिक मशीन लगाई जाएगी, जिससे सर्जरी की वेटिंग कम करने में मदद मिल पाएगी और दूसरे मरीजों का नंबर भी जल्दी आ सकेगा। इसी साल स्थापित की गई रोबोटिक मशीन से हर महीने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा कैंसर मरीजों की सर्जरी हो रही है। मरीजों को बिल्कुल मुफ्त में इस अत्याधुनिक सुविधा का लाभ मिल पा रहा है। इससे मरीजों को भी फायदा पहुँच रहा है और डॉक्टरों को भी रास आ रही है। यही वजह है कि 1 साल के भीतर ही इस कैंसर सेंटर के लिए दूसरी रोबोटिक मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस मशीन की खरीद पर तकरीबन 19 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आएगी। बेहद महंगी मशीन होने के चलते दिल्ली के बहुत ही कम सरकारी अस्पतालों में इस तरह की रोबोटिक मशीन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ एम्स के अलावा सफदरजंग अस्पताल और राष्ट्रीय 6 एवं श्वसन रोग संस्थान में ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। इस वजह से सरकारी अस्पतालों में सर्जरी की वेटिंग लिस्ट लंबी रहती है, लेकिन अब एक और नई रोबोटिक मशीन आने पर मरीजों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी और उन्हें समय पर इलाज मिलना संभव हो पाएगा। वहीं एम्स में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया कि रोबोटिक मशीन से सर्जरी करने पर बड़ा चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे छोटे छेद करके सर्जरी की जाती है। इस वजह से मरीज को रक्तस्राव व दर्द कम होता है। साथ ही इस मशीन से सर्जरी ज्यादा सटीक भी होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री ने सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पर पूजन किया, जिसके बाद वो हरियाणा पेविलियन का अवलोकन करने पहुंचे और फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में भाग लिया। यहाँ पर उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर बात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम की घटना आज भी विचलित करती है, जब पर्यटन के लिए गए हमारे निर्दोष यात्रियों को धर्म पूछकर मारा गया। आतंकियों ने न केवल भारत की शांति प्रियता को चुनौती दी थी, बल्कि ये वे मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उनकी कमजोरी है, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर से इसका माकूल जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की आत्म प्रतिबद्धता और आत्म सम्मान की घोषणा थी। उन्होंने इस अवसर पर पांडवों को दिए गए श्री कृष्ण के संदेश को भी दोहराया। राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकी भूल गए थे कि भारत गीता का देश है, जहाँ करुणा भी है और युद्ध में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 350वें शहीदी दिवस पर आज 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर की याद में नया सिक्का जारी करेंगे। इस दौरान पीएम गुरु की याद में एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में तकरीबन 2.5 घंटे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 3:55 पर कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। सबसे पहले ज्योतिसर से 5 जन्य चौक का शुभारंभ करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर पूरे कुरुक्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार के आला अधिकारी पूरे कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 4 बजे 5 जन्य चौक का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र जाएंगे। वहां से पीएम 4:30 बजे के आसपास ज्योतिसर में आयोजित 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ वह सबसे पहले गुरु तेग बहादुर पर लगाई गई एग्जीबिशन देखेंगे। इसके बाद प्रार्थना और कीर्तन में शामिल होंगे। सेंट आर्ट म्यूजिकल शो भी होगा। पीएम के शेड्यूल में सिर्फ हरियाणा नायब सिंह सैनी की स्पीच होगी। वे अपने संबोधन में पीएम का स्वागत करेंगे। सिरोपा भेंट किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री कॉफी टेबल बुक का अनावरण करेंगे। इस दौरान पीएम शहीदी दिवस के अवसर पर डाक टिकट और एक सिक्का भी रिलीज करेंगे। शाम 5 बजे के करीब पीएम ब्रह्म सरोवर पहुंचेंगे, जहां पर ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल होंगे। मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर यानी बीते दिन देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने सोमवार 27 अक्टूबर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सीनियर जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के नाम की सिफारिश की। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने को कहा जाता है। मौजूदा सीजेआई गवई का कार्यकाल रविवार 23 नवंबर को खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की जर्नी हरियाणा के हिसार के एक गुमनाम से गांव पेटवाड़ से शुरू हुई। उनके पिता टीचर थे। 8वीं तक उन्होंने एक गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की। जस्टिस सूर्यकांत इंडियन जुडिशियरी की टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले हरियाणा से पहले शख्स हैं। उनके नाम की सिफारिश करते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालने के लिए उपयुक्त और सक्षम हैं। खाटू श्याम धाम और राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे ने रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी और जयपुर भिवानी जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार कर दिया है। अब इन ट्रेनों का संचालन 30 नवंबर तक रहेगा। ट्रेन नंबर 09633 रेवाड़ी रिंगस एक्सप्रेस ट्रेन 28 व 29 नवंबर को रेवाड़ी से रात 8:50 पर रवाना होकर देर रात 1:35 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09634 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 29 व 30 नवंबर को रिंगस से रात 2:20 पर रवाना होकर सुबह 5:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में अटेली, नारनौल, डाबला, नीम का थाना, कांवट व श्री माधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 09733 जयपुर भिवानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक जयपुर से सुबह 7 बजे रवाना होकर दोपहर 2:20 पर भिवानी पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09734 भिवानी जयपुर स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक भिवानी से शाम 4:05 पर रवाना होकर देर रात 11:25 पर जयपुर पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 9 जनरल कोच व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल मिलाकर 11 डिब्बे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को सोनीपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने वोट चोरी, कानून व्यवस्था और घोटालों जैसे मुद्दों पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है। हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई। उन्होंने कहा कि कई दिनों तक मतदान प्रतिशत बढ़ता रहा और हरियाणा की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर फर्जी वोट तैयार की गई। हुड्डा ने बताया कि एक महिला के नाम पर सैकड़ों फर्जी वोट बनाए गए और इस संबंध में राहुल गांधी पहले ही तथ्य रख चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की जगह अब बीजेपी नेताओं द्वारा सफाई क्यों दी जा रही है। हुड्डा ने चुनाव आयोग को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए कहा कि आयोग के अध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में सर नाम से तकरीबन 65 लाख वोट काटे गए, जो चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन चुका है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, जैसे कि शराब घोटाला और धान घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि पर किया गया। दोपहर 3 बजे के करीब धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को एक युग के अंत का संकेत कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2:50 पर धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मेंद्र कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस दौरान उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। मीडिया में उनके निधन की खबर भी सामने आई, जिसे परिवार ने नकार दिया था। वहीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने धर्मेंद्र के निधन पर एक लंबा और भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, साल 2001 में जब मैंने फिल्मों में शुरुआत की थी तो मेरी पहली साइनिंग अमाउंट विजयता फिल्म से मिली थी। मेरी शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक धर्मेंद्र जी के बैनर तले बनी थी, जिसमें मैंने उनके बड़े बेटे के साथ काम किया। धर्मेंद्र जी और उनका परिवार ने मुझे उस समय बेहद अपनापन दिया, जब मुंबई में मुझे कोई नहीं जानता था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी नए कलाकार को इतनी गर्मजोशी और सम्मान से अपनाते हैं। मैं देओल परिवार को अपने कैरियर की शुरुआत से जानती हूँ। मैंने सनी और बॉबी दोनों के साथ कई फिल्मों में काम किया। अब उनका इस तरह से जाना बेहद व्यक्तिगत महसूस हो रहा है और मुझे पता है कि ये भावना दुनिया भर के उनके चाहने वालों की भी होगी। कुछ लोग अपने पीछे फिल्में छोड़ जाते हैं, पर धर्मेंद्र जी ने फिल्में भी छोड़ी और एहसास भी। उनकी
मुस्कान और करिश्मा हर फ्रेम को रोशन कर देता था। यह सिनेमा के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। मैं जब यह नोट शूटिंग के बीच लिख रही हूँ तो सोचती हूँ कि कितने ही लोग हैं जो धर्मेंद्र जी से प्रेरणा लेते रहेंगे। एक छोटे से शहर से बिना गॉडफादर के आए उस शख्स ने इंडस्ट्री में अपनी अमिट पहचान बनाई और अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चले। यह सच में एक सच्चे हिंदी फिल्म हीरो थे। मेरी संवेदनाएं पूरे देओल परिवार के साथ हैं। ओम शांति। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक 89 साल के धर्मेंद्र ने दोपहर तकरीबन 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका जन्म लुधियाना के नसराली में हुआ था, लेकिन बचपन साहनेवाल में बीता। परिवार ने उनका नाम धर्म सिंह देओल रखा, लेकिन फिल्मी दुनिया में आकर धर्मेंद्र के नाम से फेमस हुए। धर्मेंद्र का अपनी जन्मभूमि से विशेष लगाव रहा है। वह अक्सर कहा करते थे कि मैंने जितना पंजाब की मिट्टी से पाया है उतना कहीं नहीं। पंजाब की मिट्टी ने मुझे पहचान दी, मैं आज भी उसी का बेटा हूँ। धर्मेंद्र अक्सर जब लुधियाना आते थे तो साहिनवाल जरूर जाया करते थे और अपने पैतृक घर पर वह आसपास के लोगों से मिला करते थे। धर्म सिंह देओल से धर्मेंद्र बनने का सफर उनका लुधियाना से शुरू हुआ। मिनरवा सिनेमा में दिलीप कुमार जी की फिल्म देखकर मन में एक्टर बनने का ख्याल आया और लुधियाना से मुंबई पहुंच गए। धर्मेंद्र का परिवार लुधियाना जिले में स्थित नसराली गाँव में रहता था, लेकिन उनके जन्म से पहले ही परिवार साहिनवाल में आकर बस गया था। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को साहिनवाल में ही हुआ था। उनके पिता केवल किशन सिंह देओल सरकारी स्कूल ललतों में टीचर थे। धर्मेंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ललतों से ही पास की। धर्मेंद्र फिल्में देखने के लिए साहिनवाल से अक्सर लुधियाना आया करते थे। धर्मेंद्र कुछ साल पहले लुधियाना में एक संस्था के कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने अपने मुंबई के सफर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मिनरवा सिनेमा में दिलीप कुमार की फिल्म देखी और मन में अभिनेता बनने का इच्छा जागी। उसके बाद साहिनवाल रेलवे स्टेशन पर जब भी मुंबई की ट्रेन जाती थी तो उसे देखकर मुंबई जाने का सपना संजोया। आज ये दिग्गज बॉलीवुड हस्ती हम सब के बीच नहीं है। इथियोपिया के अफार इलाके में हेली गुब्बी नाम का एक ज्वालामुखी 10,000 साल बाद अचानक से फट गया। यह इतना पुराना और शांत ज्वालामुखी था कि आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। 23 नवंबर की सुबह इसका विस्फोट हुआ और राख का गुब्बार 15 किलोमीटर तक ऊंचा उठा। राख और जहरीली गैस का बादल हवा के साथ लाल सागर पार करके यमन और ओमान तक पहुंच गया। यमन और ओमान की सरकार ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है, खासकर जिन्हें सांस की तकलीफ रहती है। राख की वजह से हवाई जहाजों को भी दिक्कत हो रही है। भारत के ऊपर भी राख आने की संभावना है, इसलिए दिल्ली जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही है। एक इंडिगो फ्लाइट को भी बीच रास्ते से अहमदाबाद से मोड़ना पड़ा। ये जगह बहुत गर्म है, इसलिए अभी तक कोई भी वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पाया है। सारी जानकारी सैटेलाइट के जरिए से मिल रही है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इतने साल बाद इतना बड़ा विस्फोट होना बहुत हैरान करने वाली बात है। मोटोरोला ने भारत में अपना नया मिड रेंज स्मार्टफोन मोटो G57 पावर 5G लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 7000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है। मोटो G57 पावर को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में पेश किया गया है। फोन की सेल 3 दिसंबर से फ्लिपकार्ट, मोटोरोला की वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी। मोटो G57 पावर 5G का बेस वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की कीमत 14,999 रुपए है, लेकिन लॉन्च ऑफर और बैंक डिस्काउंट के साथ यह 12,999 रुपए में मिलेगा। स्मार्टफोन अभी सिर्फ एक ही स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि इसे 256GB वेरिएंट भी लॉन्च कर सकती है। अगर आप बजट में 5G फोन ढूंढ रहे हैं तो यह ऑप्शन अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें NFC और IP रेटिंग जैसी फीचर्स नहीं है, लेकिन बेसिक यूजर्स के लिए ठीक है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन है और स्मार्ट वाटर टच 2.0 फीचर से गीले हाथों से भी टच काम करेगा। बैटरी लाइफ इस फोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 7000 mAh की दमदार बैटरी 33 वाट वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। कंपनी के मुताबिक एक चार्ज पर स्मार्टफोन 2 से 3 दिन तक चल सकता है, खासकर लाइट यूजर्स के लिए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 331 अंक गिरकर 84,901 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 109 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,960 के लेवल पर बंद हुआ। आईटी सेक्टर को छोड़कर अन्य सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी 2.05%, मेटल 1.23% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.15% गिरे। दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का शेयर 2 कारोबारी दिन में तकरीबन 7%
टूट गया है। कंपनी का शेयर 4440 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं 10 ग्राम सोना 162 रुपए चढ़कर 1,23,308 रुपए पर बंद हुआ। वहीं चांदी 2521 रुपए बढ़कर 1,53,650 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।